हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी अटेम्प्ट। हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो लेक्चर में लिवर के बारे में, लिवर की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया था, आज उससे ही रिलेटेड हम दूसरा सिस्टम जो कि बाइलरी सिस्टम है, जो कि लिवर से ही जो बाइल डक्ट्स हैं वो निकलती हैं बाइल जूस को लेकर के और उसको गॉल ब्लैडर स्टोर करता है और वो फिर बाद में डाइजेशन के लिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडेनम में जाता है। तो इसी मेन टॉपिक के लिए यानी बाइलरी सिस्टम के लिए आज हम डिस्कशन करेंगे। तो इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? बाइलरी सिस्टम। तो बाइलरी सिस्टम क्या है? बाइलरी सिस्टम को हम एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी अपरेटस के नाम से भी जानते हैं। जो बाइलरी सिस्टम है वो क्या है? बाइलरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके दौरान बाइल डक्ट्स और गॉल ब्लैडर दो चीज आती हैं। क्या क्या आता है? एक तो बाइल डक्ट्स और दूसरी आती है गॉल ब्लैडर। ये बाइल डक्ट्स क्या है? ये बाइल डक्ट ऐसी डक्ट हैं, ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके द्वारा लिवर से बाइल जूस को रिसीव किया जाता है। रिसीव करने के साथ साथ इसको ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। और जो गॉल ब्लैडर है, दूसरा ऑर्गन है गॉल ब्लैडर, उसका काम होता है उस बाइल जूस को इकट्ठा करना, स्टोर करना। तो ये था इंट्रोडक्शन जो बाइलरी सिस्टम का है। बाइलरी सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम जिसमें बाइल डक्ट्स और गॉल ब्लैडर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये बाइल डक्ट्स और गॉल ब्लैडर क्या है और कौन कौन सी बाइल डक्ट्स बाइलरी ट्री में या हम कहें बाइलरी पाथ में इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली हमारे बाइलरी सिस्टम में 5 ऑर्गन्स आते हैं या हम कहें जिसमें से 4 डक्ट हैं, 4 डक्ट आती हैं और एक ऑर्गन जिसका नाम है गॉल ब्लैडर ये आता है। तो वो कौन कौन से हैं? बाइलरी सिस्टम में क्या क्या होता है, क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो बाइलरी सिस्टम में सबसे पहले राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आती है। सेकंड आता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। थर्ड इज सिस्टिक डक्ट। फोर्थ इज गॉल ब्लैडर। फिफ्थ इज कॉमन बाइल डक्ट। तो ये जो चारों राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट, ये चारों ही डक्ट हमारे बाइलरी सिस्टम में आती हैं और इसमें एक ऑर्गन है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। तो ये 4 डक्ट और एक ऑर्गन मिलकर के इस पूरे बाइलरी सिस्टम को बनाता है। पूरे बाइलरी सिस्टम में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। इसकी बात करेंगे हम राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये जो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है वो क्या है? ये एक ऐसी डक्ट है जो कि लिवर के राइट और लेफ्ट लोब से निकलती है। क्या है ये? राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ऐसी डक्ट है। डक्ट मीन्स ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लिवर के राइट और लेफ्ट दोनों लोबों से निकलती है, इमर्ज होती है। इसका काम है राइट और लेफ्ट लोब से, यानी जो लिवर के राइट और लेफ्ट लोब हैं वहाँ से बाइल जूस को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना और ट्रांसपोर्ट करना। ये जो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट हैं ये आगे चल के कॉमन हेपेटिक डक्ट से कनेक्ट होती है। किससे कनेक्ट होती है? कॉमन हेपेटिक डक्ट से। तो ये राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट क्या है? ये ऐसी डक्ट हैं जो कि बाइल जूस को रिसीव करती हैं
और लेफ्ट लोब ऑफ लिवर से। राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट क्या है? ऐसी डक्ट, ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि बाइल जूस को राइट और लेफ्ट लोब ऑफ लिवर से, यानी लिवर के राइट और लेफ्ट लोब से रिसीव करती हैं। ये राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट का काम है। नेक्स्ट उसके बाद में दूसरी आती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब हम बात करते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट की। तो ये कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या है? ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है ये एक ऐसी डक्ट है जो कि राइट और लेफ्ट, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से ये गॉल को, यानी गॉल मीन्स बाइल जूस को हम गॉल के नाम से भी जानते हैं। तो ये गॉल को यानी बाइल जूस को राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से रिसीव करती है। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या है? कॉमन हेपेटिक डक्ट एक ऐसी डक्ट है जो कि बाइल को राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से रिसीव करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में अब हम बात करते हैं इसकी लेंथ की। तो इसकी लेंथ होती है लगभग 3 सेंटीमीटर। जो हमारी कॉमन हेपेटिक डक्ट है उसकी लंबाई कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो अगली डक्ट है जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट। जो अगली डक्ट है वो क्या है? सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट क्या है? ये सिस्टिक डक्ट एक ऐसी डक्ट है जो कि कॉमन हेपेटिक डक्ट से बाइल जूस को रिसीव करती है और गॉल ब्लैडर में देती है। ये सिस्टिक डक्ट क्या है? सिस्टिक डक्ट एक ऐसी डक्ट है जो कि बाइल जूस को रिसीव करती है कॉमन हेपेटिक डक्ट से एंड ट्रांसपोर्ट टू गॉल ब्लैडर। यानी जो सिस्टिक डक्ट है वो क्या है? ऐसी डक्ट जो कि कॉमन हेपेटिक डक्ट से बाइल जूस को रिसीव करती है और गॉल ब्लैडर में देती है, यानी गॉल ब्लैडर के लिए ट्रांसपोर्ट करती है। तो हमने बात की राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट की, जो कि राइट और लेफ्ट लोब से इमर्ज होती हैं, यानी निकलती हैं और वहां से बाइल जूस को लेकर के आती हैं। नेक्स्ट अगली थी कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये राइट और लेफ्ट दोनों हेपेटिक डक्ट मिलकर के कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। नेक्स्ट सिस्टिक डक्ट। ये जो सिस्टिक डक्ट है वो क्या है? ये कॉमन हेपेटिक डक्ट से बाइल जूस को रिसीव करती हैं और गॉल ब्लैडर में दे देती हैं। अब उसके बाद में हम बात करेंगे इस पूरे बाइलरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो है गॉल ब्लैडर। इस पूरे बाइलरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो क्या है? गॉल ब्लैडर। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे, साथ में ये भी पढ़ेंगे कि जो बाइल जूस है वो होता क्या है, कैसे फॉर्मेट होता है, बनता कहाँ है, स्टोर कहाँ होता है और कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो गॉल ब्लैडर, बाइल जूस, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बाइलरी सिस्टम का मेन ऑर्गन जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। देखिए गॉल ब्लैडर को पढ़ने से पहले हमें इस गॉल ब्लैडर का जो एक्चुअल मीन है वो पता होना चाहिए। गॉल मीन्स होता है, अगर हम ग्रीक में बात करें तो गॉल मीन्स होता है बाइल और ब्लैडर मीन्स एम्प्टी स्पेस। इट मीन्स ऐसा एम्प्टी स्पेस, या हम कहें ऐसी कोई एम्प्टी या खाली स्ट्रक्चर जिसके अंदर गॉल भरा हुआ हो, यानी बाइल भरा हुआ हो, उसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो ये गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर एक ऐसी स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बाइल जूस को स्टोर करता है। तो गॉल ब्लैडर क्या है? इट स्टोर द बाइल जूस। ये जो गॉल ब्लैडर है
ये क्या करता है, ये मेनली हमारे बाइल जूस को स्टोर करता है। अब हम इसकी बात करते हैं लोकेशन की। जो गॉल ब्लैडर है वो किस जगह पाया जाता है, इसकी लोकेशन क्या है। तो गॉल ब्लैडर की लोकेशन, जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो फोसा फॉर गॉल ब्लैडर में पाया जाता है। ये जो फोसा है, फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, ये पाई जाती है राइट लोब ऑफ लिवर पर, लिवर के राइट लोब पर, एट इंफीरियर सरफेस। इसकी लोकेशन क्या है, फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। ये जो गॉल ब्लैडर है वो फोसा फॉर गॉल ब्लैडर में पाया जाता है। ये फोसा फॉर गॉल ब्लैडर कहाँ है, हमारे लिवर के राइट लोब पर, उसकी इंफीरियर सरफेस पर, यानी उसके राइट लोब पर जो इंफीरियर सरफेस है उसमें एक फोसा है, उसका नाम है फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। उस जगह गॉल ब्लैडर पाया जाता है। तो ये बात हो गई लोकेशन की। अब हम बात करेंगे इसके साइज की, या हम कहें इसकी जो लेंथ है, विड्थ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लेंथ की। जो गॉल ब्लैडर है इसकी लेंथ लगभग 7 से लेकर के 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 7 to 10 सेंटीमीटर। अगर हम इंचेस में बात करें 3 to 4 इंचेस। जो गॉल ब्लैडर है उसकी लेंथ क्या है, 7 से लेकर के 10 सेंटीमीटर। अगर हम इंचेस में बात करें तो 3 to 4 इंचेस। नेक्स्ट उसके बाद में बात आती है इसकी विड्थ की, माने चौड़ाई की। तो इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो लगभग होती है 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात आती है इसकी कैपेसिटी की, क्योंकि ये जो गॉल ब्लैडर है, जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल जूस को स्टोर करता है, मींस बाइल जूस को इकट्ठा करता है। इसीलिए उसकी कैपेसिटी के बारे में हम बात करते हैं कि कितना बाइल जूस वो एक बार में इकट्ठा कर सकता है। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 30 से 50 ml होती है। कितनी होती है, 30 to 50 ml, यानी 30 से 50 ml तक बाइल जूस ये एक बार में स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट हमने अभी बात की है लोकेशन की, लेंथ की, विड्थ की, कैपेसिटी की। अब हम नेक्स्ट उसके बाद में बात करेंगे पार्ट्स ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी जो गॉल ब्लैडर है उसके कौन कौन से पार्ट हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स बेसिकली जो गॉल ब्लैडर है उसके 3 पार्ट होते हैं। हम इस डायग्राम में भी समझ सकते हैं। गॉल ब्लैडर के 3 पार्ट होते हैं, नेक, बॉडी एंड फंडस। जो गॉल ब्लैडर है उसके बेसिकली कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। कौन कौन से, सबसे पहला है नेक, दूसरा बॉडी, तीसरा है फंडस। तो हम एक एक करके सब पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नेक पर। ये जो नेक है वो क्या है, तो जो नेक पार्ट है सबसे नैरो पार्ट होता है। जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसका सबसे नैरोअर पार्ट होता है नेक, जो कि राइट साइड ऑफ पोर्टा हेपेटिस। जो पोर्टा हेपेटिस है इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पता कर चुके हैं। पोर्टा हेपेटिस एक ऐसी जगह है जहाँ से होकर के लिवर के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर, यानी मोर देन वन स्ट्रक्चर, जैसे लिम्फ वेसल्स, नर्व वेसल्स, हेपेटिक वेन्स, हेपेटिक आर्टरीज, ये सारी चीज़ें एंट्री और एग्जिट करती हैं। तो उस जगह के राइट साइड में, यानी पोर्टा हेपेटिस के राइट साइड में ये पार्ट सिचुएटेड होता है। तो क्या है इसकी खासियत, क्या है, सबसे बड़ी खासियत क्या है इसकी, ये नैरो होती है। उसके बाद में दूसरी खासियत क्या है, ये पाई जाती है राइट साइड ऑफ पोर्टा हेपेटिस। ये कहाँ पाई जाती है, राइट साइड ऑफ पोर्टा हेपेटिस। जो नेक पार्ट है उसी की अगर हम बात करें तो उसके पोस्टीरियर मीडियल साइड, जो हमारी नेक है, गॉल ब्लैडर की जो नेक है उसकी पोस्टीरियर मीडियल साइड पे, यानी पीछे और बीच में अंदर की तरफ जो पार्ट होता है वो एक एक्सपेंडेड माने फैला हुआ पार्ट होता है।
या हम कहें डायलेटेड पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं हर्टमैन्स पाउच। ये जो नेक पार्ट है, नेक पार्ट, इसमें पोस्टीरियो मीडियल, कहाँ, पोस्टीरियो मीडियल एक डायलेटेड पार्ट होता है। क्या होता है? एक डायलेटेड पार्ट, जिसका नाम है हर्टमैन्स पाउच। क्या है? हर्टमैन पाउच। इसका नाम क्या है? हर्टमैन पाउच। ये जो हर्टमैन्स पाउच है, ये एक ऐसा पाउच है, या हम कहें एक ऐसा डायलेटेड पार्ट है जो कि कॉमन साइट है गॉल स्टोन के लिए। अगर हम गॉल स्टोन की बात करें, यानी गॉल ब्लैडर के अंदर सबसे ज़्यादा जो पथरी होती है, गॉल स्टोन्स होती है, वो किस जगह पाई जाती हैं? हर्टमैन्स पाउच में। तो ये जो हर्टमैन्स पाउच है वो क्या है? कॉमन साइट फॉर गॉल स्टोन। तो सबसे ज़्यादा जो स्टोन पाई जाती है, या कॉमनली जो स्टोन पाई जाती है, वो हर्टमैन्स पाउच में पाई जाती है, जो कि हमारे गॉल ब्लैडर की नेक का हिस्सा है। ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की, बॉडी की। ये बॉडी क्या है? बॉडी इसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। अगर हम बात करें तो बॉडी इसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, जो नेक है वो इसका सबसे नैरोअर पार्ट है। तो ये बॉडी जो है, ये बीच वाला सबसे लार्जेस्ट, या हम कहें सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है हमारे गॉल ब्लैडर का, जो कि फोसा फॉर गॉल ब्लैडर में पाया जाता है, और ये डायरेक्टली कंटिन्यूस रहता है नेक ऑफ गॉल ब्लैडर से। कैसे कंटिन्यूस रहता है? ये नेक ऑफ गॉल ब्लैडर से। तो जो बॉडी है वो क्या है? लार्जेस्ट एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, और ये डायरेक्टली कंटिन्यूस रहता है नेक से। जो नेक है उसी से डायरेक्टली ये कंटिन्यूस रहता है। तो ये बात होगी बॉडी की। उसके बाद में इसका तीसरा पार्ट आता है फंडस। ये जो फंडस पार्ट है, ये सबसे इंफीरियर पार्ट है, या हम कहें सबसे निचला भाग है। जो गॉल ब्लैडर है उसका सबसे निचला भाग, इंफीरियर पार्ट है। ये क्या है? इंफीरियर पार्ट है इसका गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर का सबसे इंफीरियर पार्ट होता है, सबसे निचला पार्ट होता है। ये एक ऐसा पार्ट है, जो फंडस है वो ऐसा है, जो कि राइट जो लोब है हमारा लिवर का, उससे भी नीचे की तरफ पाया जाता है, यानी निकला हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है। जो हमारा फंडस है वो क्या है? हमारे लिवर के भी नीचे की तरफ होता है, यानी लिवर से भी वो नीचे तक एक्सटेंड रहता है, फैला हुआ रहता है। तो ये फंडस, बॉडी और नेक, ये जो तीन पार्ट हैं, ये हैं गॉल ब्लैडर के। ये जो गॉल ब्लैडर के पार्ट हैं, फंडस, बॉडी और नेक। ठीक है ना? तो नेक क्या है? ये नैरोअर पार्ट है। ये राइट साइड ऑफ पोर्टा हेपेटिस में पाई जाती है। ये पोस्टीरियर मीडियल, अगर हम इसकी बात करें तो एक डायलेटेड पार्ट होता है, जिसका नाम है हर्टमैन्स पाउच, जो कि कॉमन साइट होती है गॉल स्टोन्स के लिए। नेक्स्ट जो बॉडी पार्ट है वो लार्जेस्ट एक्सपेंडेड पार्ट है, जो कि नेक से कंटिन्यूस रहता है, और जो फंडस है वो इंफीरियर पार्ट है, जो कि लिवर से भी नीचे, जो लिवर की सरफेस है, लोअर जो सरफेस है, उससे भी नीचे पाया जाता है। ये बात हो गई हमारे पार्ट ऑफ गॉल ब्लैडर की। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। जो हमारा गॉल ब्लैडर है, इससे कौन कौन से ऑर्गन रिलेट करते हैं, या इसके आसपास कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे रिलेशंस ऑफ गॉल ब्लैडर। ये जो गॉल ब्लैडर है, इसमें बेसिकली 3 टाइप्स के हम रिलेशंस पढ़ते हैं। एक सुप्राड्यूडनल, एक रिट्रोड्यूडनल और एक इंफ्राड्यूडनल। 3 तरह के हम पढ़ते हैं। कौन कौन से? पहला सुप्राड्यूडनल, सेकंड रिट्रोड्यूडनल, एंड थर्ड इज इंफ्राड्यूडनल। ये जो 3 रिलेशंस हैं, सुप्राड्यूडनल यानी जो ड्यूडेनम है उससे ऊपर वाला हिस्सा,
रिट्रोडर्नल माने डुडनम से पीछे कौन कौन से ऑर्गन रिलेट करते हैं, और इंफ्रा यानी डुडनम से नीचे की तरफ हमारे गॉल ब्लैडर से कौन कौन से ऑर्गन रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रा डुडनल पार्ट की। तो जो सुप्राड्यूनल पार्ट है उसमें अगर हम एंटीरियरली बात करें, कहाँ, एंटीरियर, तो एंटीरियरली लिवर पाया जाता है। क्या पाया जाता है सुप्राड्यूनल पार्ट में एंटीरियरली? लिवर। अगर हम पोस्टीरियरली बात करें तो सुप्राड्यूनल पार्ट में पोस्टीरियरली पोर्टल वेन पाई जाती है। क्या पाया जाता है? पोर्टल वेन। अगर हम बात करें लेफ्ट साइड में, अगर इसके लेफ्ट साइड में क्या है, तो लेफ्ट में क्या होता है, इसके हेपेटिक आर्टरी गुजरती है। क्या होता है इसके? हेपेटिक आर्टरी। उसके बाद में सेकंड रिलेशन की बात करें रिट्रोड्यूनल की, जो रिट्रोडर्नल रिलेशन है इसमें भी एंटीरियर हम देखेंगे, पोस्टीरियर देखेंगे और लेफ्ट देखेंगे। एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेफ्ट। अगर हम रिट्रोडर्नल पार्ट में एंटीरियर देखें तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डर्नम होता है। तो क्या होता है यहाँ पे? एंटीरियरली फर्स्ट पार्ट ऑफ डर्नम। क्या होता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ डर्नम। अगर हम पोस्टीरियरली बात करें तो इंफीरियर वीना कावा। क्या होता है? इंफीरियर वीना कावा। अगर हम लेफ्ट साइड में बात करें तो गैस्ट्रोडर्नल आर्टरी। अगर हम लेफ्ट में बात करेंगे तो क्या है वहां? गैस्ट्रोडर्नल आर्टरी। तो ये बात हो गई सुप्राडर्नल की और रिट्रोडर्नल की। तो उसके बाद में अब हम जो तीसरा रिलेशन है उसकी बात करते हैं, इंफ्राडर्नल की। तीसरा रिलेशन क्या है? इंफ्राड्यूडनल। मीन्स जो गॉल ब्लैडर है, जो हमारा गॉल ब्लैडर है उससे इंफ्राड्यूडनली या हम कहें डुडनम से नीचे की तरफ कौन सा पार्ट अटैच होता है। अगर हम बात करें एंटीरियरली की, तो इंफ्राड्यूडनल पार्ट से जो एंटीरियरली पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास क्या अटैच होता है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास। एंटीरियरली क्या होता है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास। अगर हम पोस्टीरियरली बात करें तो इसके पोस्टीरियरली भी इंफीरियर वेना कावा होती है। तो उसके पोस्टीरियर में क्या होती है? इंफीरियर वीना कावा। क्या होता है पोस्टीरियरली? इंफीरियर वीना कावा। नेक्स्ट लेफ्ट में क्या होता है? लेफ्ट साइड में अगर हम इसके लेफ्ट साइड में बात करें तो अदर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, जो हमारी इंटेस्टाइन है उसके अदर पार्ट्स। तो ये सभी जो रिलेशंस हैं, सुप्राड्यूडनल रिलेशन, रिट्रोड्यूडनल रिलेशन या इंफ्राड्यूडनल रिलेशन, ये सभी हमारे गॉल ब्लैडर के रिलेशन हैं। इस समय चल रही है एनाटॉमी ऑफ गॉल ब्लैडर। इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं? एनाटॉमी। तो इसीलिए इसमें हम रिलेशन, उसके शेप, उसका वेट, उसका लेंथ, उसका ब्रेथ, सारी चीज़ें हम इसलिए पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करेंगे जो फंक्शंस हैं, यानी जो बाइल जूस है हमारा, वो किस तरीके से बनता है, किस तरीके से सीक्रेट होता है। तो जैसे हमने बात किया है रिलेशन के बारे में, तो उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसकी ब्लड सप्लाई क्या है? ब्लड सप्लाई, जो गॉल ब्लैडर है इसमें मेनली सिस्टिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। क्या कौन करता है? सिस्टिक आर्टरी।
दूसरी करती है सुपीरियर पेनक्रियाटोडुडेनल आर्टरी। कौन करती है? सुपीरियर पेनक्रियाटोडुडेनल आर्टरी। ये जो दो आर्टरी हैं, सिस्टिक आर्टरी और सुपीरियर पेनक्रियाटोडुडेनल आर्टरी, ये इसको ब्लड सप्लाई करती है। कौन सी? आर्टरियल सप्लाई। यानी जो आर्टरीज हैं, ये आर्टरीज के नाम है, ये आर्टरियल सप्लाई देती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। अब हम बात करेंगे वीनस सप्लाई की। तो जो वीनस सप्लाई है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस गॉल ब्लैडर में से कौन लेकर के आता है? तो इसमें से ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक प्लेक्सस या अपने हेपेटिक वेन्स, जो हमारा हेपेटिक वेन्स हैं वो लेकर के इसमें से आती है। कौन लेकर के आता है? ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक वेन, जैसे कि सिस्टिक वेन, ठीक है। इसको कौन लेकर के आता है? ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक वेन, जो हेपेटिक वेन की ब्रांचेस हैं, जैसे कि सिस्टिक वेन और पोर्टल वेन। तो ये बात थी ब्लड सप्लाई की। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं नर्व सप्लाई की। जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसको नर्व सप्लाई बेसिकली सिस्टिक प्लेक्सस करता है। कौन करता है? सिस्टिक प्लेक्सस। यानी ये नर्व वेसल्स का एक गुच्छा होता है, हम कहीं बहुत सारी जो कि मोर देन वन नर्व्स आकर के इस जगह कनेक्ट होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सिस्टिक प्लेक्सस। तो ये किस तरीके से करता है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये दो तरीके से जो सिस्टिक प्लेक्सस है वो दो तरीके से करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई। तो ये हमने अभी तक बात की थी एनाटॉमी के बारे में, यानी एनाटॉमी ऑफ गॉल ब्लैडर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो गॉल ब्लैडर है उसका मेन फंक्शन क्या है। गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन होता है बाइल जूस को स्टोर करना। तो अब हम बात करेंगे बाइल जूस की, यानी जो बाइल जूस होता क्या है, बनता कहाँ है, सीक्रेट कहाँ होता है और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बाइल जूस की। बाइल जूस क्या है? ये जो बाइल जूस है एक येलोइश ब्राउन फ्लूइड होता है। ये बाइल जूस क्या है? एक येलोइश ब्राउन फ्लूइड है जो कि लिवर के अंदर हेपेटोसाइट्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो ये जो बाइल जूस है वो क्या है? एक येलोइश ब्राउन फ्लूइड है जो कि सीक्रेट कहां से होता है? हेपेटोसाइट से। तो हेपेटोसाइट है वो बनाती है, उसके बाद में लिवर इसको सीक्रेट करता है। नेक्स्ट अब हम बात करें जो बाइल है उसके कंपोनेंट्स की। अब हम बात करेंगे क्या? कंपोनेंट्स ऑफ बाइल। जो बाइल है वो किस किस तरीके से या किन किन कंपाउंड से मिलकर के बना हुआ होता है। तो कंपोनेंट्स, तो जो बाइल है वो बेसिकली उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है उसमें वाटर और सॉलिड। कितने कंपोनेंट होते हैं? दो, वाटर एंड सॉलिड। अगर हम वाटर की बात करें तो इसमें लगभग 97.6% वाटर होता है। जो हमारा बाइल है उसके अंदर वाटर की मात्रा कितनी होती है? 97.6। अगर हम सॉलिड की बात करें तो इसके अंदर 2.4% सॉलिड होता है। कितना होता है? 2.4% सॉलिड। बाइल के अंदर वाटर का कंटेंट कितना है? 97.6% और जो सॉलिड है उसका कंटेंट है 2.4%। ये जो सॉलिड है ये फर्दर आगे चल के हमारे बाइल में दो तरह के सॉलिड सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक।
कौन कौन से आते हैं? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। सबसे पहले बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक में आता है सोडियम, क्या क्या आता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स, ईटीसी इत्यादि, यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट और भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आते हैं। उसके बाद में हम मेन सब्सटेंस की बात करते हैं जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जिनमें सबसे पहले आता है बाइल सॉल्ट्स, और दूसरे आते हैं बाइल पिगमेंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट इसमें फैटी एसिड्स भी पाई जाती हैं। और अगला आता है म्यूसिन। क्या होता है इसके अंदर? म्यूसिन। ये जो म्यूसिन है ये भी एक प्रकार का फैटी एसिड है। क्या है ये? फैटी एसिड, जो कि स्पेशली हमारे बाइल में पाया जाता है। तो जो हमारा बाइल जूस है उसका कंपोजिशन क्या है? 97.6% वाटर, 2.4% सॉलिड। अगर हम 2.4% सॉलिड में बात करें तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, जिनमें इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट ये आते हैं, और जो ऑर्गेनिक है उसके अंदर आते हैं बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड एंड म्यूसिन। तो इसमें भी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें भी मेनली जो कंपोनेंट होता है, सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट होता है वो होता है बाइल सॉल्ट का और बाइल पिगमेंट। जो हमारा बाइल जूस है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा यही चीज़ उसमें पाई जाती है। अगर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स। तो हमने ये बात की कंपोनेंट्स की, यानी बाइल जूस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर के ये बाइल जूस बना हुआ होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जो मेन कंपोनेंट अभी अभी हमने जो डिस्कस किए थे, बाइल सॉल्ट। इसकी बात करेंगे बाइल सॉल्ट। ये जो बाइल सॉल्ट है वो क्या है? बाइल सॉल्ट ऐसे प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं या प्राइमरी कंपाउंड हैं जो कि बाइल के अंदर पाए जाते हैं, जो स्पेशली कंजुगेट होते हैं, माने जुड़ते हैं ग्लाइसिन से और टाउरिन से। किससे जुड़ते हैं? किससे कंजुगेट होते हैं? ग्लाइसिन से और टाउरिन से। ये दोनों इनसे जुड़ करके बाइल सॉल्ट्स जो है हमारे मिले हुए होते हैं, यानी बनते हैं। ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो किन किन से जुड़ करके बनते हैं? ग्लाइसिन और टाउरिन से। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स। जो बाइल सॉल्ट है वो किस तरीके से फॉर्मेट होते हैं या किस तरीके से बनते हैं? तो जो बाइल सॉल्ट है वो बेसिकली बाइल एसिड्स, जिनका नाम है कोलिक एसिड और चिनोडिऑक्सी कोलिक एसिड, दो तरह के ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बॉडी में दो तरह के बाइल एसिड्स पाए जाते हैं, जिनके नाम है कोलिक एसिड। क्या नाम है उनके? कोलिक एसिड और चीनो, क्या नाम है उसका? चिनोडिऑक्सी कोलिक एसिड। ये जो दो कंपाउंडेंट हैं, दो फैटी एसिड्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, या हम दो बाइल एसिड्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, कोलिक एसिड एंड चिनोडिऑक्सी कोलिक एसिड। ये दोनों ही मिलकर के हमारे बाइल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसको हम एक फ्लो चार्ट से, यानी इसके फॉर्मेशन को, तो बाइल सॉल्ट की फॉर्मेशन को हम एक फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो कोलिक एसिड है और चिनोडिऑक्सी कोलिक एसिड, ये हमारी प्राइमरी बाइल सॉल्ट होते हैं। ये क्या करते हैं? इंटेस्टाइन में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरियल एक्शन से ये कन्वर्ट होकर के
सेकेंडरी बाइल एसिड्स में चेंज हो जाते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले जो कोलिक एसिड है और चीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड, ये प्राइमरी बाइल सॉल्ट है। दोनों क्या है, ये प्राइमरी बाइल सॉल्ट है। ये जाते हैं इंटेस्टाइन में, दोनों कहाँ जाते हैं, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के अंदर, इनके अंदर कुछ ऐसे बदलाव आते हैं बैक्टीरियल इन्वेशन या हम कहें बैक्टीरियल एक्शन की वजह से। वहाँ इंटेस्टाइन के अंदर जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं जैसे इकोलाई वगैरह, उन बैक्टीरिया से जब इनके ऊपर एक्शन होता है, काम होता है, तो उस समय ये सेकेंडरी यानी प्राइमरी से सेकेंडरी बाइल एसिड्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये कहाँ गए, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है बैक्टीरियल एक्शन। क्या होता है, बैक्टीरियल एक्शन। इन पर बैक्टीरिया ने एक्शन किया जिसकी वजह से ये दूसरे यानी सेकेंडरी बाइल एसिड्स में चेंज हो गए, जिनका नाम है डीऑक्सीकोलिक एसिड। कोलिक एसिड किसमें चेंज हुआ, डीऑक्सीकोलिक एसिड। और ये चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड हुआ लिथोकोलिक एसिड। किसमें हुआ, लिथोकोलिक एसिड। ये दोनों ही सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स कहे जाते हैं। ये दोनों डीऑक्सीकोलिक एसिड और लिथोकोलिक एसिड बाद में ये रिवर्स लिवर में पहुंच जाते हैं, यानी बाद में ये दोबारा से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड के साथ में ये लिवर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ये लिवर में। तो ये लिवर में बैक चले जाएंगे यानी वापस हो जाएंगे, किसके द्वारा, इंटेस्टाइन में जो ब्लड आता है उसमें एब्जॉर्ब होकर के बैक टू लिवर, ये लिवर के लिए वापस चले। तो जैसे ही लिवर में वापस जाते हैं तो वापस जाने के बाद में क्या होता है, लिवर के अंदर ये कंजुगेट करते हैं। कंजुगेट मीन्स जुड़ते हैं। हमने पहले भी बात किया था, जो ग्लाइसिन था और टाउरिन, दो कंपाउंड हैं या हम कहें दो बाइल एसिड्स हैं, बाइल कंपाउंड्स हैं, उनके साथ में ये या बाइल सॉल्ट इन्हें हम कह सकते हैं। कौन कौन से हैं, टाउरिन और ग्लाइसिन, इन दोनों से आपस में ये कनेक्ट होते हैं या कॉन्जुगेट करते हैं। तो क्या काम होता है यहाँ पर, कॉन्जुगेट विद ग्लाइसिन। और ये जो लिथोकोलिक एसिड है वो किससे कॉन्जुगेट होता है, टाउरिन से। ये दोनों ही आपस में भी कॉन्जुगेट होते हैं। नेक्स्ट, ये जो कॉन्जुगेटेड होने के बाद में जो ग्लाइसिन और टाउरिन के साथ में जब ये कॉन्जुगेट हो जाते हैं तो एक नया कंपाउंड बनाते हैं, या हम कहें नया एक केमिकल बनता है, नया एक सॉल्ट बनता है जिसका नाम है ग्लाइकोकोलिक एसिड। क्या नाम है इसका, ग्लाइकोकोलिक एसिड। और नया कंपाउंड क्या बनेगा, ग्लाइकोकोलिक एसिड। क्या बनेगा, ग्लाइकोकोलिक एसिड, ग्लाइकोकोलिक एसिड। जब लिथोकोलिक एसिड कॉन्जुगेट हो जाएगा टाउरिन से तो क्या बनेगा, टाउरोकोलिक एसिड। किसमें चेंज हो जाएगा, टाउरोकोलिक एसिड में। अब ये जो दोनों एसिड्स हैं ये बाद में सोडियम और पोटेशियम, दो कंपोनेंट से किससे कंबाइंड होते हैं, ये सोडियम और पोटेशियम से। तो ये क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, किससे, कंबाइंड विद सोडियम और पोटेशियम से। किससे, सोडियम और पोटेशियम से। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम से कंबाइंड होने के बाद में ये नए सॉल्ट या हम कहें नए बाइल सॉल्ट का निर्माण करते हैं। उस बाइल सॉल्ट का नाम है सोडियम ग्लाइकोनेट। क्या है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। पोटेशियम से कंबाइन करके ये बनाता है पोटेशियम
ग्लाइकोलेट। ऐसे ही जो टाउरोकोलिक एसिड है वो भी सोडियम और पोटेशियम दोनों से कंबाइन होता है। जब ये सोडियम से कंबाइन होता है तो क्या बनाता है? सोडियम टाउरोकोलेट। क्या बनाता है? सोडियम टाउरोकोलेट। और पोटेशियम से कंबाइंड होकर बनाता है पोटेशियम टाउरोकोलेट। तो ये पूरी मैकेनिज्म है। तो ये बन गए हमारे बाइल सॉल्ट्स, यानी बाइल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। ये पूरी मैकेनिज्म है। इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो कोलिक एसिड और चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड, ये दोनों ही ऐसे कंपाउंड हैं या हम कहें ऐसे बाइल एसिड्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। वो दोनों ही इंटेस्टाइन में जाती है। ये प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स हैं। ये कहाँ जाते हैं? इंटेस्टाइन में, लिवर से। फिर इंटेस्टाइन में जाने के बाद में इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो इन पे एक्शन करते हैं। उन पे एक्शन करने के बाद में ये डीऑक्सीकोलिक एसिड और जो चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड है वो लिथोकोलिक एसिड में चेंज हो जाता है। उसके बाद में ये ग्लाइसिन और टाउरिन इन दोनों से कॉन्जुगेट करते हैं, यानी कि उनसे कंबाइंड होते हैं, जुड़ते हैं। कॉन्जुगेट होने की वजह से ये कॉन्जुगेशन का होता है जब ये लिवर में चले जाते हैं वापस ब्लड सप्लाई के थ्रू। तो ये कॉन्जुगेट होने के बाद में ग्लाइसिन और जो टायरिन है वो अलग कंपाउंड बनाते हैं। अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। कौन कौन से? एक ग्लाइकोकोलिक एसिड और जो टाउरिन है, टाउरिन वो क्या बनाता है? टाउरोकोलिक एसिड। फिर बाद में ये दोबारा से सोडियम और पोटेशियम से कंबाइंड होते हैं लिवर के अंदर ही। ऐसे ही टाउरोकोलिक एसिड भी सोडियम और पोटेशियम से कंबाइंड होता है। तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट, पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टाउरोकोलेट और पोटेशियम टाउरोकोलेट जैसे बाइल सॉल्ट्स का निर्माण और बाइल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या था? मैकेनिज्म ऑफ बाइल सॉल्ट फॉर्मेशन। हमने अभी तक बात की थी बाइल सॉल्ट्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बाइल पिगमेंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं बाइल पिगमेंट्स। तो ये बाइल पिगमेंट्स क्या है? बाइल पिगमेंट्स ऐसे पिगमेंट होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं हमारे बाइल जूस के। बाइल जूस के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जो कि दो तरीके के होते हैं। दो होते हैं, बिलिरुबिन और बिलवर्डिन। कौन कौन से होते हैं? बिलिरुबिन और दूसरा होता है बिलिवर्डिन। कौन सा होता है? बिलिवर्डिन। ये दो होते हैं, बिलिरुबिन और बिलवर्डिन। ये बेसिकली बाइल सॉल्ट्स के साथ में ही ये हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन की वजह से बनते हैं। ये जो बाइल पिगमेंट है वो कैसे बनते हैं? हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन की वजह से। जब हमारे लिवर के अंदर ओल्ड जो आरबीसी हैं जिनका लाइफ स्पेन कंप्लीट हो चुका है, उन ओल्ड आरबीसी में जब डिस्ट्रक्शन होता है, यानी वो आरबीसी आकर के लिवर में जब टूटती हैं, लिवर की कैपिलरीज में जब कुफर सेल्स उनको किल करती हैं, मारती हैं, तो हीमोग्लोबिन टूटता है। उस हीमोग्लोबिन के टूटने से प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो प्रोडक्ट बने हैं उनमें एक प्रोडक्ट होता है बाइल पिगमेंट्स। तो ये बाइल पिगमेंट्स बिलिरुबिन और बिलवर्डिन नाम से होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली कैसे बने हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ HB मीन्स हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन टूटता है लिवर के अंदर तो उस समय बाइल पिगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह होते हैं। ये एक्सक्रीशन इनका किया जाता है लिवर से, ये बाहर निकलते हैं, ड्यूडेनम में आते हैं, ड्यूडेनम से फीसेस के थ्रू और फिर हमारे यूरिन के थ्रू भी ये बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पाथवे ऑफ बाइल सीक्रेशन। अब हम क्या बात करेंगे? पाथवे ऑफ बाइल सीक्रेशन, यानी जो बाइल जूस है वो किस किस पाथवे से या किस किस तरीके से सीक्रेट होता है। पाथवे ऑफ बाइल सीक्रेशन। यानी जो बाइल जूस है, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये बाइल जूस बनता कहाँ है। ये जो बाइल जूस है वो बेसिकली हमारी लिवर के अंदर पाई जाने वाली स्पेशलाइज्ड सेल जिनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं,
उन हेपेटोसाइट्स के द्वारा ये फॉर्मेट होता है, ये बनता है। तो अब हम देखते हैं बाइल जूस किस किस तरीके से बनता है, यानी किस किस तरीके से बाइल जूस हमारे लिवर से होता हुआ गॉल ब्लैडर में और गॉल ब्लैडर से फिर इंटेस्टाइन में जाता है। तो सबसे पहले जो बाइल है वो हमारी हेपेटोसाइट्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो बाइल किससे सीक्रेट होता है? हेपेटोसाइट। तो सीक्रेटेड बाई हेपेटोसाइट्स, हमारी हेपेटोसाइट्स हैं उनके द्वारा ये बाइल जूस सीक्रेट होता है, यानी फॉर्मेट होता है। उसके बाद में ये बाइल जूस कहाँ जाता है? बाइल कैनलकुलस। कहाँ जाता है? बाइल कैनलकुलस में। ये छोटी छोटी कैनाल्स होती हैं, बाइल की ही कैनाल्स होती हैं जो कि लिवर के अंदर पाई जाती हैं, बाइल उसमें जाता है। फिर उसके बाद में ये बाइल स्मॉल बाइल डक्ट्स में जाता है। इन स्मॉल बाइल डक्ट से ये सीधा हमारी राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में जाता है। कहाँ जाता है? राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। इस राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के बाद में फिर जाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट में। वहाँ जाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट से जाता है ये सिस्टिक डक्ट में। सिस्टिक डक्ट से ये गॉल ब्लैडर में जाता है। कहाँ जाता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में इसको स्टोर किया जाता है। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है? स्टोरेज। कितना स्टोर हो सकता है गॉल ब्लैडर के अंदर? एक बार में 30 से लेकर के 50 ml। ठीक है। उसके बाद में ये तो हुआ बिफोर मील का काम, यानी अभी तक खाना मरीज ने खाया नहीं है या खा रहा है, उस समय की स्थिति चल रही है। लेकिन जब मरीज खाना खा लेता है आफ्टर मील, जब वो खाना खा लेता है तो उसके बाद में हमारे गॉल ब्लैडर में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से और हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये गॉल ब्लैडर पिचकता है, यानी सिकुड़ता है, जिसकी वजह से उसमें भरा हुआ बाइल हमारे इस पूरे रास्ते में यानी कॉमन बाइल डक्ट में आने लगता है। तो ये जो गॉल ब्लैडर है उससे फिर ये सीधा जाता है CBD में। वहाँ जाता है CBD, जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट डायरेक्टली ओपन होती है एम्पुला ऑफ वेटर में। कहाँ होती है? ओपन एम्पुला ऑफ वेटर में। ये जो एम्पुला ऑफ वेटर है इसका दूसरा नाम भी है हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। क्या नाम है इसका? हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। इस हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला से डायरेक्टली बाइल ड्यूडेनम में सीक्रेट हो जाता है। कहाँ सीक्रेट हो जाता है? डायरेक्टली ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में सीक्रेट होने से पहले इस जगह पर एक वाल्व या हम कहीं स्पिक्टर इसको गाइड करता है, जिसका नाम है स्पिक्टर ऑफ ओवन। चलिए इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम से तो सबसे पहले जो बाइल जूस है वो बेसिकली लिवर के अंदर फॉर्म होता है। हेपेटोसाइट इसको फॉर्म करती हैं। हेपेटोसाइट फॉर्म करके बाइल कैनलकुलस में लाता है। बाइल कैनलकुलस से स्मॉल बाइल डक्ट्स में आता है। स्मॉल बाइल डक्ट से फिर ये राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट उस बाइल को रिसीव करती है। तो जो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है वो उसको रिसीव करती है बाइल को। उसके बाद में ये रिसीव जो बाइल है ये आगे चलता है और आगे चल के ये कॉमन हेपेटिक डक्ट बनती है। जब राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कंबाइन होती है, जुड़ती हैं, तो कॉमन हेपेटिक डक्ट बनती है। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या है? ऐसी डक्ट जो कि राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से हमारे बाइल जूस को रिसीव करती है। उसके बाद में ये कॉमन हेपेटिक डक्ट बाद में सिस्टिक डक्ट से ज्वाइन होती है। किससे ज्वाइन होती है? सिस्टिक डक्ट से। किससे ज्वाइन होती है? सिस्टिक डक्ट से। ये जो सिस्टिक डक्ट है, इस सिस्टिक डक्ट के अंदर ये बाइल एंट्री करता है और उसके बाद में ये बाइल हमारे नेक, बॉडी और फंटस पे होता हुआ यानी गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। तो क्या हुआ? जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है उसने बाइल किसको दे दिया? सिस्टिक डक्ट को। और सिस्टिक डक्ट ने जो कि गॉल ब्लैडर से डायरेक्टली कनेक्ट रहती है, तो गॉल ब्लैडर के अंदर अब ये स्टोर हो गया। ये बात हुई बिफोर मील की, या ना खाने से पहले की। जब कोई भी व्यक्ति खाना खा लेगा तो उसके बाद में
ये गॉल ब्लैडर ड्यू टू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन या ड्यू टू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पिचकेगा, जिसकी वजह से इसमें भरा हुआ जो बाइल जूस है वो हमारे कॉमन बाइल डक्ट में आ जाएगा। किस जगह आ जाएगा? कॉमन बाइल डक्ट में। फिर ये कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ हमारे एम्पुला ऑफ वेटर में आएगा। किसमें आएगा? फिर ये एम्पुला ऑफ वेटर, जिसका दूसरा नाम है हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। ये हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला क्या है? ये एक ऐसी साइट है, एक ऐसी जगह है जहां पर मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों ही ओपन होते हैं, खुलते हैं। जिस जगह हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला में बाइल डक्ट ओपन होती है तो उसको स्पेक्टर ऑफ बॉयडन, एक स्पेक्टर है जिसका नाम है स्पेक्टर ऑफ बॉयडन, वो गार्ड करता है या हम कहें गाइड करता है। देन उसके बाद में ये बाइल जूस सीक्रेट होकर के कहा जाता है हमारे हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला में या एम्पुला ऑफ वेटर में। उसके बाद में ये गुजरता है हुड ऑफ मोंक से। ये हुड ऑफ मोंक क्या है? ये एक पार्शियली कवर्ड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि स्पेक्टर ऑफ ओडाई से पहले होती है। किधर होती है? स्पेक्टर ऑफ ओडाई से पहले या उसके पास में होती है। नेक्स्ट फिर ये जो बाइल जूस है वो डायरेक्टली स्पेक्टर ऑफ ओडाई के खुलने की वजह से यहाँ जहाँ पर डिप्लम में ओपनिंग होती है इस हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला की, तो उस जगह पे एक स्पेक्टर लगा हुआ होता है, उसका नाम है स्पेक्टर ऑफ ओडाई। जैसे ही वो ओपन होता है तो ये बाइल जूस हमारा डिप्लम में सीक्रेट होने लग जाता है। ये जो स्पेक्टर ऑफ ओडाई है ये बेसिकली एक हार्मोन है जिसका नाम है CCK। क्या नाम है इसका? CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये जब सीक्रेट होता है जब डिडोनम के अंदर खाना आ जाता है, या हम कहें फैटी डाइट, जब किसी भी मरीज ने कोई फैटी डाइट खाई हो, ज़्यादा फैट लिया हो खाने के अंदर, ज़्यादा चिकनाई भरा खाना खाया हो, तो ऐसे मरीज में ये CCK ज़्यादा निकलता है, स्पेक्टर ऑफ ओडाई रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाइल का जो सीक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि जो हमारा बाइल जूस है उसका मेन बेसिक फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी हमारे खाने के अंदर जो उपस्थित फैट है उसको डाइजेस्ट करना, उसको इमल्सीफाई करना, और साथ में उसको लिवर के अंदर स्टोरेज करने के लिए या ब्लड में स्टोर करने के लिए उसको इमल्सीफाई कर देना या उसकी फॉर्म को बदल देना, जिससे वो हमारे लिवर में, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो सके। तो बेसिक फंक्शन था इसका। तो ये पूरा जो पाथवे है ये है बाइल जूस का पाथवे, यानी इस पाथवे से इस जगह से बाइल जूस हमारा लिवर से लेकर के डिडोनम तक का रास्ता पूरा करता है। नेक्स्ट ये बात थी पाथवे की। उसके बाद में नेक्स्ट अब हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ बाइल जूस। अब हम क्या बात करेंगे? फंक्शंस ऑफ बाइल जूस। अभी तक हमने देखा कि बाइल जूस बनता कहाँ है, निकलता कहाँ से और कहाँ से कहाँ तक जाता है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ बाइल। जो बाइल है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं? तो बाइल जूस बेसिकली इसका सबसे मेन फंक्शन होता है डाइजेशन में, और वो भी डाइजेशन ऑफ फैट। क्या होता है इसका मेन फंक्शन? डाइजेशन ऑफ फैट। इसका मेन फंक्शन क्या है? डाइजेशन ऑफ फैट। उसके बाद में जो सेकंड फंक्शन है जो बाइल जूस है उसका सेकंड फंक्शन होता है एक्सक्रीटरी फंक्शन। क्या होता है दूसरा फंक्शन? एक्सक्रीटरी। ये एक्सक्रीटरी फंक्शन किस तरीके से करता है? ये जो बाइल जूस है वो हमारे खाने में या हम कहें हमारी बॉडी के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर जो हैवी मेटल्स हम इंटेक करते हैं, खाते हैं, जैसे कॉपर, जैसे आयरन, इन सभी हैवी मेटल्स को हमारी बॉडी से रिमूव आउट यानी निकालने के लिए, निकालने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है। तो क्या करता है ये एक्सक्रीटरी फंक्शन में? रिमूवल ऑफ हैवी मेटल्स। ठीक है, जो हैवी मेटल्स हैं जैसे कि आयरन, कॉपर, इन सभी को रिमूव करने का काम यानी निकालने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है लैक्सेटिव फंक्शन। इसका जो तीसरा फंक्शन है वो क्या है? लैक्सेटिव फंक्शन। ये जो बाइल
जूस है, ये बाइल जूस के अंदर पाए जाने वाले जो बाइल पिगमेंट्स हैं या हम कहें बाइल सॉल्ट्स हैं, वो हमारी इंटेस्टाइन के पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, उनको इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ये लैक्सेटिव की तरह काम करता है। तो ये क्या काम करता है? इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मूवमेंट। जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है उनको स्पेशली नाम है उनका पेरिस्टालसिस मूवमेंट, उनको इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट जो अगला फंक्शन है इसका, इट मेंटेन, क्या फंक्शन होता है इसका? इट मेंटेन द पीएच ऑफ जीआई ट्रैक। जो हमारा जीआई ट्रैक है उसके पीएच को मेंटेन करता है। जो हमारा जीआई ट्रैक है उसके पीएच को मेंटेन करता है। ये कैसे करता है भाई मेंटेन? ये इस तरीके से करता है कि जब हमारी ड्यूडेनम के अंदर कायम, जिसका पीएच होता है हाईली एसिडिक, लगभग 1.5 से लेकर के 3.5, तो इतने एसिडिक खाने को यानी कायम को जब बाइल जूस, जो हमारा बाइल जूस है जिसका पीएच होता है 8 to 8.6 यानी कि एल्कलाइन, कैसा होता है ये? एल्कलाइन। तो एल्कलाइन जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो उसके पीएच को ये घटा देता है। जो हमारा कायम है उसके पीएच को घटा देता है, जिसकी वजह से जो हमारी ड्यूडेनम की म्यूकस मेम्ब्रेन है, ड्यूडेनम की सेल्स हैं, वो डैमेज होने से बच जाती है। तो स्टोरेज ऑफ बाइल किस तरीके से होता है? तो सबसे पहले जो बाइल है वो लिवर में फॉर्मेट होता है, लिवर में बनता है। लिवर से राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट उसको रिसीव करती है, फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट में आता है, कॉमन हेपेटिक डक्ट से सिस्टिक डक्ट में, और सिस्टिक डक्ट से वो हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होने के लिए चला जाता है। तो उस जगह जिस टाइम पे गॉल ब्लैडर के अंदर हमारा बाइल जूस आता है वो कंसंट्रेटेड नहीं होता, यानी उसके अंदर वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन जिस टाइम पे या जिस समय ये बाइल हमारे गॉल ब्लैडर में आता है तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, यानी उसके अंदर जो बाइल के अंदर जो वाटर का कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो बाइल सॉल्ट है, बाइल पिगमेंट है, उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका पीएच भी घट जाता है। तो क्या क्या होता है स्टोरेज ऑफ बाइल? सबसे पहले कहाँ होती है? तो गॉल ब्लैडर में होती है। कहाँ होती है स्टोरेज? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में होते ही सबसे पहला काम क्या होता है उसमें से? मोस्टली वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, मोस्टली जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी कंसंट्रेशन वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो घट जाती है, जिसकी वजह से जो अदर सब्सटेंस हैं जैसे बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स, इन सभी की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, माने बढ़ने लगती है। इन सभी की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से, वाटर के कंसंट्रेशन घटने की वजह से या एब्जॉर्ब होने की वजह से बाइल जूस का जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाता है, माने घट जाता है। पहले वाटर होने की वजह से इसका पीएच बढ़ा हुआ था, अब इसका पीएच 8 से लेकर यानी 8 to 8.6 के बीच में हो जाता है। कितना हो जाता है? 8 to 8.6। तो इस तरीके से बाइलरी जूस, जो हमारा बाइल जूस है, उसका स्टोरेज होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस बाइलरी सिस्टम का जो 5वां ऑर्गन है वो है कॉमन बाइल डक्ट। हमने राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के बारे में पढ़ा, कॉमन हेपेटिक डक्ट के बारे में पढ़ा, गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जो मेन जो डक्ट है वो है कॉमन बाइल डक्ट, जो कि डायरेक्टली सिस्टिक डक्ट से गॉल ब्लैडर में से जो बाइल आने वाला है, जो आ रहा है, उसको रिसीव करती है और रिसीव करके हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला या एम्पुला ऑफ ब्लैडर में देती है।
तो ये जो कॉमन बाइल डक्ट है वो क्या है, किससे मिलकर के बनी हुई है, तो ये बनती है यूनियन ऑफ कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट। ये जब कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जब आपस में यूनियन करती हैं, मानी जुड़ती हैं, तो उसके बाद में जो अगली डक्ट बनती है वो है कॉमन बाइल डक्ट। ये जो कॉमन बाइल डक्ट है वो डायरेक्टली एम्पुला ऑफ वेटर में, या हम कहें हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला में ओपन होती है, जिसका मेन फंक्शन क्या है, ये कॉमन बाइल डक्ट का मेन फंक्शन क्या है, इट रिसीव द बाइल फ्रॉम cystic duct and transfer into ampulla of Vater। इसमें देती है ये एम्पुला ऑफ वेटर में, डायरेक्टली किस जगह देती है, एम्पुला ऑफ वेटर में। इस एम्पुला ऑफ वेटर का दूसरा नाम भी है हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। तो ये जो कॉमन बाइल डक्ट है वो क्या है, ऐसी डक्ट जो कि कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट की यूनियन से माने जुड़ने से बनती है। इसका जो फंक्शन क्या है, इट रिसीव द बाइल फ्रॉम सिस्टिक डक्ट एंड ट्रांसफर इनटू द एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर पर डायरेक्टली ये ट्रांसफर करती है और एम्पुला ऑफ वेटर पर ही स्पेक्टर ऑफ कोलाई लगा हुआ होता है, जो कि एंट्री को, बाइल जूस की एंट्री को डुओडेनम में रेगुलेट करता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात की थी बाइलरी सिस्टम की, या जो बाइलरी ट्रैक है पूरा उसके बारे में डिस्कस किया था, गॉल ब्लैडर के बारे में डिस्कस किया था, बाइल डक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, और साथ ही ये बाइल के बारे में डिस्कस किया है कि ये बाइल बनता कैसे है, सीक्रेट कैसे होता है, कहाँ स्टोर होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की हैं वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुई होंगी। अगर आपको इस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेरी को पूछ सकते हैं, हम जरूर उसका जवाब देंगे। साथ ही आप हमारे इस चैनल मिनी अटेम्प्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।